हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़ी खबर के बारे में। वैसे तो देखा गया, अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो तो इस प्रकार की खबरें हम लोगों ने इसके पहले भी देखी है। बट फिलहाल का जो माहौल है ना, उसमें अगर देखा गया तो इस प्रकार की खबर का वापस रिपीटेशन होना यहाँ पे ज़रूरी भी था। एंड वो हम लोग को होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिला है। सो इसी चीज़ के चलते कमेंट सेक्शन में भी रिक्वेस्ट की गई थी, सर एक वीडियो तो बना ही दीजिए। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को मैं कवर यहाँ पे कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे कौन से सेक्टर के बारे में बात होने वाली है? तो दोस्तों, बात होने वाली है बैंकिंग सेक्टर के बारे में। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो इसका रेगुलेटर या फिर हेड कौन है? तो आरबीआई। सो शक्तिकांता दास जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आरबीआई की बात करें, तो एक बहुत बड़ी खबर हम लोग को फिलहाल तो सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड फिलहाल बैंकिंग से रिलेटेड क्यों चीज़ें ज़्यादा बोली जा रही है? तो आपको पता ही है कि अमेरिका में बैंकिंग सिस्टम में हम लोग को जो ओवरऑल जो सेक्टर है, वहाँ पे हम लोग को भूकंप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बीच में हम लोगों ने देखा भी था, मार्केट में एक गिरावट का वजह भी हम लोग को उसी चीज़ के चलते देखने को मिल रहा था। और हमारे जो आईटी कंपनीज भी है, वहाँ के जो बैंकिंग सेक्टर में जो डिस्टर्बेंस है, उसका इम्पैक्ट भी हमारे आईटी स्टॉक्स के ऊपर फिलहाल देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में और भी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए हमारे भारत देश के भी बैंकिंग सिस्टम कितने मजबूत है, एंड इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल बार बार सरकार को यहाँ पे पूछे जा रहे थे। और आप लोगों को पता ही है कि बैंकिंग सेक्टर यहाँ पे जो हेड है आरबीआई है, वो इसके लिए आंसरेबल यहाँ पे रहता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आरबीआई ने ये चीज़ देश के सामने रख दी है कि देश में तो बहुत सारे बैंक्स है, बट ऐसे 3 बैंक्स है जो कि कभी भी डूब नहीं सकते। ये कोई मैं अपने मर्जी से बात नहीं बोल रहा हूँ, ये आरबीआई ने खुद ऑफिशियली स्टेटमेंट में ये बात बोली है। और थोड़ा सा मैं एक बात आपको बताना भी चाहूँगा, ये कोई उन्होंने पहली बार नहीं बोला, इसके पहले भी उन्होंने इस प्रकार की बातों को बोला था। कब बोला था वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट थोड़ा सा अभी आर्टिकल के ऊपर भी आ जाते हैं, तो आप देख सकते हो कि आरबीआई ने यहाँ पे क्या बोला है, ये देखिए। एंड शब्द के ऊपर देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिए। आरबीआई कंटिन्यू टू क्लासीफाई, कंटिन्यू मतलब इसके पहले भी उन्होंने ये बात बोली थी, जो मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, आरबीआई कंटिन्यू टू क्लासीफाई कौन से 3 बैंक? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकारी बैंक में अगर देखा गया, एंड प्राइवेट बैंक में 2 बैंक्स, आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। ये अगर देखा गया तो देश के लिए इतने सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, और ये इतने बड़े बैंक है कि टू बिग टू फेल, राइट। ये 3 इंडियन बैंक के बारे में उन्होंने बात यहाँ पे बोली है। मुझे पता है इमीडिएटली आपके दिमाग में क्या डाउट्स यहाँ पे आए होंगे, उसको भी मैं रिड्रेस यहाँ पे ज़रूर करूँगा। बट ऐसा उन्होंने इन 3 बैंक्स के बारे में यहाँ पे क्यों बोला, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है? तो बेसिकली अगर रीज़न अगर देखा गया दोस्तों, तो देखिए भारत देश की अगर हम लोग बात करें, राइट, फाइनेंस सेक्टर ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, राइट। एंड अगर इसमें देखा गया, लोगों की जितनी भी आमदनी होती है, कमाई होती है, उसके सेविंग्स होते किधर है? मैक्सिमम बैंक्स में ही होते हैं, अलग अलग फॉर्म में क्यों ना हो, बट बैंक्स में ही होते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे अगर देखा गया तो भारत देश के मैक्सिमम सेविंग इन 3 बैंक्स में ही हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए ये 3 बैंक ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड देयर कोलैप्स। अगर कल इन बैंक्स में अगर कुछ हो जाता है, तो सरकार अपने सारे काम को बंद करेगी और इन बैंक्स को पहले बचाने के लिए सामने आ जाएंगी, राइट। क्योंकि अगर ये बैंक में ही अगर कुछ गड़बड़ हो गई, तो बिलीव मी दोस्तों, बोलते हैं ना, इंडिया का जो वजूद हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो नाम देखने को मिल रहा है, ये इन 3 बैंक्स के वजह से ही देखने को मिल रहा है। लोगों के पैसे इन्हीं में ही देखने को मिल रहे हैं, चाहे एक छोटा सा व्यक्ति क्यों ना हो या फिर एक करोड़पति व्यक्ति क्यों ना हो, मैक्सिमम लोगों के पैसे इन 3 बैंक्स में हम लोग को कहीं ना कहीं फॉर्म में यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए सरकार क्या करेगी, इनको बचाने के लिए सबसे पहले सामने आएगी। और मज़ेदार बात यह है दोस्तों कि मान लीजिए अगर कुछ गड़बड़ भी अगर हो गई, तो ये बैंक इतने बड़े हैं कि कल अगर फॉर एग्जाम्पल अगर डूब रहे हैं, ठीक है, ऐसे डूब रहे हैं, तो सर इतना टाइम लगेगा इनको डूबने के लिए कि उसके पहले ही सरकार यहाँ पे आएगी। और जो भी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट क्या रहता है कि उन बैंक्स में पैसा डालना होता है, वो पैसा यहाँ पे आराम से इन्फ्यूज़ कर देगी और बैंक बच जाएगा, राइट। तो इसीलिए ये डूब इतने बड़े हैं, इसीलिए टाइटल में भी लिखा है कि टू बिग टू फेल, कि फेल ही नहीं हो पाएगा और डूबने से पहले ही सरकार यहाँ पे पहुँच जाएगी। तो इसीलिए ये 3 बैंक्स को आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। अभी इसके पहले इसका जिक्र कहाँ पे आया था? तो दोस्तों हैकर्स, आप सभी लोगों को पता है, हैकर्स की बात करें तो अलग अलग
मतलब साइबर अटैक्स की भी अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिल जाती है। एंड ये भी बोला गया था दोस्तों बीच में इससे रिलेटेड, आप चाहो तो गूगल करके देख सकते हो, मेरे वीडियोस भी इसके ऊपर, कि अगर आप इन 3 बैंक्स के ऊपर अटैक करते हो, कौन से ये 3 बैंक अभी जो मैंने आप लोगों को नाम बताया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक एंड HDFC बैंक, इनके ऊपर अगर आप सीरियस अटैक करते हो, बहुत कुछ बड़े मतलब इनको कोलैप्स करने की कोशिश करते हो, तो ये भारत के ऊपर अटैक माना जाएगा, राइट। मतलब इज एज इक्विवेलेंट एज अ वॉर ये कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि अगर इन बैंक्स को अगर कुछ हो जाता है तो पूरे इकोनॉमी में अफरा तफरी मच जाएगी। तो इसीलिए उनको यहाँ पे इस प्रकार का दर्जा भी ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुका है। सो इसीलिए RBI ने यहाँ पे वापस, जो मैंने आप लोगों को शब्द भी था बताया ना, कि वापस वो क्लैरिफाई कर रहे हैं, कि अगेन क्लैरिफाई कर रहे हैं कि ये 3 बैंक्स इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि ये बैंक्स यहाँ पे डूब सकते हैं करके, राइट। सो ये 3 बैंक्स को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, कौन से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देन उसी के साथ साथ HDFC बैंक एंड उसी के साथ साथ ICICI बैंक। अभी बहुत सारे लोग ये वीडियो देखते देखते उनके दिमाग में तो एक मतलब डाउट तो घर बनाकर ही बैठा होगा, डिस्टर्ब उनको बार बार यहाँ पे कर रहा होगा। तो वो कौन सा डाउट, तो मैं मुझे समझ में आ जाते हैं आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्या होंगे। इसका अर्थ सर, अगर कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें या फिर कोई और भी बैंक पकड़ लीजिए, एक्सिस बैंक की बात कर लीजिए, मतलब वो सेफ नहीं है क्या? अरे ऐसा नहीं होता है दोस्तों, राइट। ये ऐसा, इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं कोई शेयर अगर आपको बताता हूँ कि ये शेयर अच्छा है करके, इसका अर्थ ये थोड़ी कि बाकी रिमेनिंग ऑल स्टॉक्स आर बेकार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, राइट। तो इन चीज़ों को गलत वे में मत ले लेना। अरे बाप रे, मेरा पैसा तो एक्सिस बैंक में, मेरा तो पैसा कोटक बैंक में, कल अगर कुछ यहाँ पे हो गया तो सरकार कुछ नहीं करेगी। आपके सामने ही रीज़न है एकदम, मतलब रीज़न मतलब आपके सामने एग्जाम्पल है, कौन सा, यस बैंक का। यस बैंक में हुआ था ना गड़बड़, क्या डूब गया, क्या आया ना RBI बचाने के लिए, राइट। सो यहाँ पे कोई पैनिक करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है दोस्तों। अननेसेसरी स्टेटमेंट को घुमा फिरा के पेश करने की भी जरूरत यहाँ पे नहीं है, राइट। अगर ये डाउट आया होगा तो उसको इधर ही यहाँ पे खत्म कर दीजिए। बस इतना ही कहना चाहता है RBI कि ये 3 बैंक्स बहुत ही साइज से कुछ हद से ही ज़्यादा बड़े हैं, बस इतना ही वो यहाँ पे कहना चाह रहा था कि वो कभी फेल नहीं हो सकते, राइट। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं कि बाकी बैंक्स मतलब कल कुछ अगर हो गया तो सरकार हाथ खड़े करेगी, बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए, एक हम लोगों ने कौन सा एग्जाम्पल देख लिया, अभी ही बोल लिया मैंने, यस बैंक का जो प्राइवेट था। अभी PNB की बात आपको पता ही है, नीरव मोदी स्कैम हुआ था, कितना बड़ा स्कैम होता। स्टॉक प्राइस देखिए, PNB खत्म हो सकता था। PNB 2-3 रुपए पे मिलता आपको स्टॉक, तो आज भी वो स्टॉक क्यों टिका हुआ है, चाहे वो 50 रुपए के आसपास क्यों ना हो, क्यों टिका हुआ है? सरकार ने उसमें पैसे डाले, राइट। तो ये दोनों एग्जांपल आप लोगों के सामने यहाँ पे अवेलेबल है। येस बैंक को भी बचाया गया एंड PNB को भी बचाया गया, बट सर शेयर होल्डर तो बर्बाद हुए। सरकार का काम शेयर होल्डर के प्रति नहीं होता है, उनका काम होता है कि डिपॉजिट होल्डर्स का विश्वास बने रहना, राइट। शेयर मार्केट के बारे में लोग नहीं सोचते। शेयर मार्केट में जो पैसा लगाते हैं ये माना जाता है कि उनके पास बहुत पैसा है, कि वो एक्सेस पैसा मार्केट में लगा रहे करके, राइट। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। येस बैंक में भी सेम चीज़, कि आपकी शेयर प्राइस को बचाने के लिए नहीं किया था कि वो वापस कैसे सो हो जाए, वो सिर्फ डिपॉजिटर्स ने उसमें जो पैसा रखा था, राइट, वो विश्वास बने कायम रहने के लिए, दैट्स इट। वही सरकार का RBI का काम होता है एंड वो उन्होंने खूबी से यहाँ पे निभाया है, राइट। तो ये भी आप लोगों के जो डाउट थे उसको भी यहीं पे मैंने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे आ जाते हैं, इन 3 बैंक में से बढ़िया कौन सा है, तो मुझे तो पर्सनली ICICI बैंक बहुत बढ़िया लग रहा है एंड ये फॉर्म में भी है, राइट। ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे भाग रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है। 5 साल का रिटर्न भी देख सकते हो, 216% की रिटर्न, क्या कमाल की बात है। एंड डोंट फॉरगेट, इसके बीच में 1 साल तो पूरा कोविड का चला गया, राइट। तो गिरावट तो होती है, अभी कोविड में इतना बोलकर कि ये अच्छी बैंक है, कोविड में भी गिरने के बाद लोगों ने बेच दिया। अभी वहाँ पे हम तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो आपकी पढ़ाई ही बताएगी क्या मतलब गिरावट में आप कितने टिकते हो करके, राइट। अच्छे माहौल में तो कोई भी आ जाते हैं, राइट। खराब माहौल में ही पता चल जाता है कि आप कितने मतलब अच्छे स्टडी करके यहाँ पे बैठे हुए हो, कि कॉन्फिडेंस के साथ आप वहाँ पे होल्ड कर पाओगे। वरना जितना नीचे जाएगा स्टॉक, आपका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा और एग्जिट कर जाओगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको 300 रुपए में बेच दिया करके एंड अभी बेचता रहे, कि 3 गुना उनका पैसा हो सकता था। सो ये कहानी हमेशा चलती है शेयर मार्केट में, आपको पता ही है, कोई नई बात नहीं है। सो ICICI बैंक के प्रॉफिट की भी अगर हम लोग रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू किधर चला गया, मैं क्लिक कर लेता हूँ तो आप देख सकते, देखिए लगातार रेवेन्यू हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एक छोटी सी झलक ही देख लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एंड नेट प्रॉफिट भी अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, आप ही के सामने नेट प्रॉफिट भी देखिए, बहुत ही उम्दा तरीके से नेट प्रॉफिट, लगभग 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा का नेट प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो। देन सेकंड नंबर पे HDFC बैंक, सो ये भी बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। इसका भी अगर हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट को देखेंगे, लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, आप चेक कर सकते हो। आप चाहो तो रेवेन्यू को भी देख लेना, रेवेन्यू में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड तीसरे नंबर को अगर आपको कंसिडर करना है तो वर्स्ट में वेस्ट, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि सरकारी बैंक्स को हम लोग देखते ही नहीं, बट अगर जाना ही है तो फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दैट्स इट। बाकी मतलब कभी कभी मैं बोलता हूँ कि कैनरा बैंक, उसको भी अवॉइड कीजिए, वो जस्ट अभी मतलब आपको एक्स्ट्रा कभी सीखना होता है इसलिए मैं बोल देता हूँ, वरना उसको भी हटा दीजिए। सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी है,
राइट। सो एसबीआई की भी अगर हम लोग बात करेंगे तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू हम लोग को अच्छा खासा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी की भी अगर मैं बात करूँ तो अच्छा खासा आप लोगों को ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ये 3 बैंक्स को ही आप क्या कर सकते हो, चाहो तो कंसिडर कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। एंड ये 3 बैंक्स दोस्तों कौन से हैं? ये 3 बैंक से दोस्तों यहाँ पे मतलब ब्लू चिप कंपनियां हैं, राइट, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे लार्ज कैप कंपनियां हैं, राइट। तो ब्लू चिप लार्ज कैप कंपनी, इनका मेजर मकसद क्या होता है दोस्तों कि साल मतलब 5 साल में आपका पैसा 2x डबल कर देना, मतलब 100% रिटर्न देना, दैट्स इट। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आपको 400-500% के रिटर्न्स चाहिए तो इन्हीं सेक्टर में आप फिर आपको रिस्की स्टॉक उठाने पड़ेंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक उठाने पड़ेंगे, राइट। तो वहाँ पे कहानी दोनों तरफा चलेगी, तेज़ी भी आ सकती है 400-500% के रिटर्न्स, या फिर 60-70% वो गिर भी सकते हैं। बट अगर आपको सेफली पैसा ग्रो करना है, 5 साल में डबल करना है, तो उसके लिए 3 स्टॉक्स यहाँ पे बने हुए हैं। एंड अगर मैं 5 साल का डेटा आपके सामने रख दूँ तो हम यहाँ पे देख सकते हो ICICI बैंक, इसने तो मतलब तोड़ फोड़ रिटर्न दिए, 216% के रिटर्न्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आप देख सकते हो दोस्तों 124% के रिटर्न है, टारगेट को ये अचीव कर रहा है अपने 5 साल में डबल। एंड HDFC बैंक ने भी अपने टारगेट को अचीव किया है। सर क्या बोल रहे हो, 70% है कुछ भी? अरे इसके बीच में इसने स्प्लिट भी दिया है, 1 के बदले 10 शेयर यहाँ पे मिले थे, तो उससे क्या होता है? अरे उससे कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट आता है दोस्तों। ये थोड़ा सा समझने के लिए आपको टाइम लगेगा, राइट। अगर किसी के पास अगर पहले 1 शेयर होता था एंड अगर ये शेयर 1 रुपये से बढ़ता तो आपको फ़ायदा कितने से मिलता था? 1 रुपये से। बट 1 के बदले 10 शेयर मिलने के बाद जब वो शेयर 1-1 रुपये से बढ़ता है तो आपको 1-1 रुपये के बढ़ने के चलते 10 रुपये का फ़ायदा होता है। ये आपको डीपली समझना पड़ेगा। आप विप्रो के भी मैक्सिमम रिटर्न देख लेना, 2-2,500% ही दिखते हैं। सो 2,000-2,500% के रिटर्न्स में कैसे शेयर ने 10,000 रुपये के 100 करोड़ 1,000 करोड़ बना दिए? तो ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट होता है, ये हिडन इफेक्ट होता है, ये समझ में नहीं आता है। इसलिए कहता हूँ कि सिर्फ ऊपर से मतलब बोलते हैं ना कि अगर आप देखो कि अरे 70% है, इसने तो कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिया। सो ऐसा नहीं होता है, चेक कीजिए उधर बोनस स्प्लिट का कोई इंपैक्ट है कि नहीं। अगर वो रहेगा तो इसमें हिडन इंपैक्ट रहता है, उसमें आप लोगों को अच्छे खासे रिटर्न्स मिल जाते हैं। ये वही महसूस करता है जिसके पास ये शेयर्स होंगे, जिसने वो बोनस स्प्लिट एंजॉय किया होगा। बाकी ऊपर से अगर आप देखोगे तो लगेगा अरे यही बढ़िया है करके, ये तो है ही बढ़िया, बट ये भी इसने बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया एंड ये सेफली रिटर्न्स देते हैं। सो अगर आपका नजरिया है 5 साल में पैसा डबल करने का, ग्रो करने का, देन वाई नॉट, बेटर देन FD। इन स्टॉक्स में तो आप लोगों को अच्छे खासे रिटर्न्स मिल ही जाएंगे, क्योंकि हाल ही में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, रूल ऑफ 72, राइट। FD में अगर आप जाते हो 5-6% भी पकड़कर तो 12 साल लगते हैं। एंड वहीं पे अगर आप इन स्टॉक्स में जाते हो तो आपको 5-6, चलो 5-6 भी नहीं, वर्स्ट पकड़ लेता हूँ, 7 साल में भी आपका पैसा डबल हो जाता है, राइट। तो कहाँ पे 12 साल और कहाँ पे 7 साल आप अंदाज़ा लगा सकते हो। सो ज़रूर मेरा कोई ये काम रिकमेंडेशन देना नहीं, आपको जो खरीदना है आप यहाँ पे खरीद सकते हो। बट ये 3 बैंक भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक है, ये कभी भी डूबेंगे नहीं, बहुत बड़े साइज के हैं। एंड RBI ने भी इस खबर के ऊपर यहाँ पे मोहर लगाया है, आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हैं। एंड अगेन आगे जाके कभी बैंकिंग सिस्टम में कोई गड़बड़ होगी विदेश में तो वापस ये सवाल उनको पूछे जाएंगे, तो वापस RBI इन्हीं बैंक्स का नाम यहाँ पे आपके सामने रखेगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी पॉइंट्स थे, आपके डाउट्स थे, सारे मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। एंड वापस कह रहा हूँ, मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा रिपीटेशन करता हूँ, बट आपके दिमाग में वो चीज़ें फिट होनी चाहिए, राइट। तो वापस कह रहा हूँ, इसका अर्थ ये गलत वे में मत पकड़ लेना कि बाकी बैंक्स में मेरा FDs है या फिर सेविंग्स है वो खतरे में, बिल्कुल भी नहीं। सो आई गेस 3-4 बार मैं रिपीट कर चुका हूँ, अभी और करूँगा तो बहुत सारे लोग नाराज़ यहाँ पे हो जाएंगे। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।